हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन सर्च ऑफ इन्फिनाइट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इससे पहले इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से जाके वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है कि जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। इसमें जो पीपल होते हैं खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वहाँ पर अपना पूरा योगदान देते हैं और पूरा पार्टिसिपेशन वहाँ पर करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं चैलेंजेस क्या हैं, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के मेन चैलेंजेस क्या होते हैं, क्या वो चुनौतियाँ होती हैं जो किसी भी कंट्री को फेस करनी पड़ती हैं। जब भी कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है तो उससे काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मीन्स उसे एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना होता है जिसमें सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए समान रूप से अधिकार दिए गए हों। ऐसा नहीं कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई है और महिलाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार ही नहीं है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर चैलेंजेस होते हैं। तो मेनली यहाँ पर 3 तरह के चैलेंजेस की हम बात करेंगे। फर्स्ट वन, डैट इज़ फाउंडेशनल चेंजेस। फाउंडेशनल चैलेंज का मतलब है कि जब कोई कंट्री यहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिसी यहाँ पर अपने देश में लागू करती है, जैसा कि आप जानते हैं ऐसी बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ होती है। तो इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पर अलग अलग धर्म, जाति, वर्ग के लोग रहते हैं, उनके लिए समान रूप से एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। आप जानते हैं कि हमारे आर्टिकल में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिनका जिक्र आपको आर्टिकल 12 से 35 तक आपको मिल जाएगा, जिनका फंडामेंटल जो हमें राइट्स दिए गए हैं। डेमोक्रेसी में आपको कुछ फाउंडेशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, कुछ ऐसे लॉज और रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे जो सभी के लिए समान रूप से काम करते हों। चलिए बात कर लेते हैं सेकेंड चैलेंज की। सेकेंड चैलेंज है चैलेंज टू एक्सपेंशन। चैलेंज टू एक्सपेंशन मतलब है कि सभी के लिए समान रूप से अधिकार की व्यवस्था करना। देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का, वर्ग का, किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, उसके लिए समान रूप से अधिकारों की व्यवस्था करना। और अगर उनके अधिकारों का हनन होता है या किसी तरीके से उनकी जो भी राइट्स उनका डिमोलिश किया जाता है तो उसके लिए अलग से प्रावधान बनाने चाहिए। तो ये चैलेंज टू एक्सपेंशन है कि ज़्यादातर लोगों को, सभी वर्ग को डेमोक्रेटिक जो पॉलिसीज़ हैं, लॉ मेकिंग है, उनका लाभ मिल पाए। थर्ड वन, डैट इज़ डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इससे रिलेटेड हमें अपने इंस्टीट्यूशन को जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जैसे कि आप देखते हैं कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसमें जो पीपल्स होते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको आरटीआई के रूप में देखने को मिलता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जनता से सरकार से सीधा सवाल कर सकता है। जनता द्वारा सीधा सवाल किया जाता है सरकार से और उनको 1 हफ्ते के अंदर उसका जवाब देना पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और जो चैलेंजेस है जो फेस करना पड़ता है डेमोक्रेसी में। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी व्यवस्था की गई है। तो कई सारे फंडामेंटल राइट्स अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। जैसे कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के काम करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिनका जिक्र आपको मिल जाता है आर्टिकल 16 से 18 मिल जाता है। आर्टिकल 17 जो होता है छुआछूत और ऐसी चीज़ें जो हैं, सोशल और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उनको हटाने के लिए कई सारे आर्टिकल की व्यवस्था की गई है। पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लिटरेसी, इग्नोरेंस, कास्टिज्म जो होता है, कम्युनिज्म होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन जो होता है, सभी के लिए कंट्रोल करने के लिए सभी लेवल पे काम करना काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज है। लिंग्विज्म, सेपरेटिज्म, करप्शन और टेररिज्म, हर एक लेवल पे डेमोक्रेसी को कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, क्योंकि बिना इनका रेगुलेशन करने ये सारी चीज़ें जो डेमोक्रेटिक जो चीज़ें हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती पूरी कंट्री में। कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं हार्म करने लगती हैं। तो इन सभी चैलेंजेस को ध्यान देना सरकार के लिए ज़रूरी है और इस पे कुछ जो है पॉलिसीज़ बनाना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आपके किसी भी तरीके अगर फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन किया जा रहा है, उनको डिप्लॉयड किया जा रहा है, तो आप इसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ओके, तो सरकार को करप्शन, टेररिज्म के लिए अलग से कुछ एक बड़े लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे काम करने की आवश्यकता होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी रिफॉर्म। डेमोक्रेसी रिफॉर्म का मतलब है कि किस तरीके से जो लोकतंत्र की जो गलत पॉलिसीज़ हैं या जो भी इसमें फॉल्ट हैं उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकार के सामने रख सकते हैं और उनमें सुधार कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है सभी के लिए समान रूप से अधिकारों की व्यवस्था करना।
आप जानते हैं कि स्टेट लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग लेवल पे जो है प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, और नेशनल लेवल पे जो चैलेंजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली हर स्टेट की बात करें तो हर एक स्टेट की, क्योंकि वहाँ पर रीजनल वाइज वहाँ पर अलग अलग वहाँ पर प्रॉब्लम होती हैं, और नेशनल लेवल पे जो चैलेंजेस होते हैं वो अलग होते हैं, थोड़े ब्रॉड जो हैं चैलेंजेस होते हैं, तो इनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट जो रिफॉर्मेशन कर सकते हैं, जो नए लॉज लाके, हम जितने भी नए लॉज लाएंगे जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सरकार जो है नए लॉज लाने के लिए वो तैयार नहीं होती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ मूवमेंट्स जो होते हैं अरेंज होते हैं, कुछ मूवमेंट्स की जाती हैं, कुछ सभाएं की जाती हैं, कुछ प्रोटेस्ट किए जाते हैं, सरकार पे दबाव डाला जाता है कि वो नए लॉज लाए, जिससे नए लॉज लाए और उनको पूरे कंट्री में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसा कि आप क्रिकेट में देखते हैं कि क्रिकेट में LBW रूल होता है, जिसमें जो भी रॉन्ग बैटिंग टैक्टिक्स होती है उसको प्रिवेंट किया जाता है, उसको रोका जाता है। इसी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री में भी कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए जो रॉन्ग पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं उससे प्रिवेंट करे, उसको रोका जाए वहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो रिफॉर्म है। वी हैव टू एनालाइज द रिजल्ट ऑफ द लॉ। कुछ ऐसे लॉज हैं जिनको एनालाइज करने की ज़रूरत है, उसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो पंचायत इलेक्शन है तो उनमें जो कैंडिडेट है अगर उसके मोर देन 2 चिल्ड्रन है तो उसको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से रोक दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पुअर पीपल्स को वहाँ पर सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती हैं। अगर ऐसा कहीं भी होता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लॉज में चेंजेस वहाँ पर लाने चाहिए। आप जानते हैं कि इंडिया मात्र एक ऐसी कंट्री जहाँ पर 3 टियर सिस्टम है, मींस गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल्स पे काम करती है, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और रीजनल लेवल, जहाँ पर पंचायती राज इलेक्शंस वगैरह होते हैं। इसको लिस्ट जो हमारी टोटल जो 12 लिस्ट हैं, 12 अनुसूचियाँ, उसमें 11th लिस्ट में इसको जोड़ा गया था और इसको आर्टिकल 40 में इसको जगह दी गई है। ओके, थर्ड रिफॉर्म डेट इज़ फ्रॉम थ्योरी तो प्रैक्टिकल। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म तभी पूरी कंट्री में पॉसिबल है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी विल पावर दिखाएं, कुछ ऐसे लॉज और पॉलिसीज़ जनता के लिए बनाए जाएं जो क्विक रूप से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पूरे देश में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया है उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।